गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का इतिहास का दूसरा चैप्टर साम्राज्यवाद एवं साम्यवाद, उसी को आज हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। 2 या 3 पेज बचे हुए हैं, आज इसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें रूस की क्या हुआ, उसमें रूस की पराजय हुआ। क्यों रूस की पराजय हुआ? वहां पर जार निकोलस जो रूस के उस समय राजा थे, उनका कोई भी अच्छा नीति नहीं था। ठीक है, वो जितना भी सेना वगैरह भेजे, उनके पास उतना अच्छे हथियार थे ना, उतना कोई डेवलप्ड कोई चीज था, जिस कारण वो हार गए। तो देखिए यहाँ पर कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, इसमें रूस मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा था। अगर पूछे कि रूस प्रथम विश्व युद्ध में कहा किसके तरफ से लड़े, मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि तमाम जनता आंतरिक असंतोष को भूलकर बाहरी मामले में उलझ जाएगा और रूसी सरकार की समर्थन भी करेगा। किसका समर्थन करेगा? रूसी सरकार के समर्थन भी करेगा। लेकिन ये ठीक उल्टा हुआ। क्यों? लेकिन जार निकोलस द्वितीय की आशा पर निराशा छा गई, क्योंकि रूसी सेनाओं का कमान जार ने खुद संभाला था। रूसी सेनाओं का कमान किसने संभाला था? जार ने खुद संभाला था। इनके पास न तो अच्छे हथियार था और न ही पर्याप्त मात्रा में भोजन की सुविधा थी। ना तो इनके पास अच्छा कोई हथियार था, ना ही इनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन थी। सैनिक भोजन के बिना मर रहे थे, हथियार के बिना लड़ा नहीं जा सकता था। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध में रूस का क्या हो गया, पराजय हो गया। रूस वहां से भाग खड़ा हुआ और विश्व युद्ध में लगातार हार होने के कारण इसकी प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल गया, और जार निकोलस का प्रतिष्ठा भी, मान सम्मान भी, इज्जत भी कहाँ मिल गया? मिट्टी में मिल गया। जिस कारण रूस की पराजय हुआ और रूस को घोर बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा। परिणाम ये हुआ कि उसका पूरा दरबार खाली हो गया और जार निकोलस के पास जितने भी सारे संपत्ति थे, पूरा का पूरा संपत्ति खाली हो गया और जार निकोलस गरीब भी हो गया। लिखा है कि रासपुटिन का प्रभाव। देखिए रासपुटिन का प्रभाव, सबसे पहले जानिए कि रासपुटिन क्या। रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। पादरी मतलब क्या? एक प्रकार का पुजारी। ठीक है, एक प्रकार का क्या कहते हैं, एक प्रकार का पुदरी, एक प्रकार का पुजारी, उसी को हम लोग पादरी भी कहते हैं। रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था जो जार के यहाँ ही रहता था एवं जार का ही तथाकथित गुरु था। किसका गुरु था? राजा साहब की वो क्या था? राजा साहब के वो गुरु था। लेकिन उसका संबंध रूस के जार राजा के पत्नी जरीना से था। बताइए, जिस कारण इस पादरी का जो राजा के यहाँ रहता था, इस पादरी का रूस के जो राजा थे जार, उनके पत्नी के साथ इनका क्या था? गलत संबंध था। इनके पत्नी के साथ गलत संबंध होने के कारण रासपुटिन ने जरीना को अपने वश में ही कर रखा था। ठीक है, जो पादरी साहब थे रासपुटिन, उन्होंने क्या किया, राजा जार निकोलस की पत्नी को अपने वश में कर रखे थे और जार के अनुपस्थिति में जार के खिलाफ ही षड्यंत्र करने का मौका भी मिल गया। जार जब नहीं रहते थे महल में, तो उनके खिलाफ उनके पीठ पीछे षड्यंत्र होता था। ठीक है, और उस षड्यंत्र में ये सारे षड्यंत्र किए जाते थे कि जरीना के सहारे वह रूस के बागडोर को भी संभाल रखा था। बताइए, जरीना जो उनकी राजा थे, जार साहब के जो रानी थी जरीना, ठीक है, आज जरीना को किसने वश में कर लिया था? रासपुटिन ने जरीना को अपने वश में कर लिया था। रासपुटिन ने जरीना को अपने वश में कर लिया और रासपुटिन जरीना के सहारे से ही रूस का जो बागडोर था उसको संभाले रखा था, ताकि रूस पर अपना क्या चल सके, रूस पर अपना राज कायम रख सके। ये किसने किया था? रासपुटिन ने किया था। सामाजिक कारण, क्या क्या ऐसे सामाजिक कारण थे? कह रहा है कि सामाजिक कारण, ठीक है, किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की स्थिति बहुत खराब होते जा रहे थे। रूस क्रांति के समय किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि वह अपने खेतों में पुराने तकनीक से खेती करते थे। रूस में भी खेती भी उस समय पुराने तकनीक से होने के कारण फसल का पैदावार अच्छा नहीं होता था। इसके अलावा शासकों के द्वारा टैक्स वसूली करने से इन लोगों की स्थिति और दयनीय होगी। शासकों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला गया, जिस कारण इन लोगों की स्थिति और क्या होगी? दयनीय होगी। जब दयनीय होगी तो ऑब्वियसली है कि किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का हालत खराब होगा। और जब हालत खराब होगा तो सोच सकते हैं कि समाज में किस प्रकार क्रांति उभरेगा। ठीक है, 1861 में कृषि दास्ता समाप्त कर किसानों से जमीन के बदले मोटी रकम ली गई। ठीक है, क्या कहेगा? 1861 में दास्ता समाप्त कर देगा और किसानों से जमीन के बदले क्या लेगा? मोटी रकम लेगा। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं था। बेचारे किसान मिला जुला के एकदम से परेशान थे।
किसान मिला जुला के क्या थे, एकदम से परेशान थे। और किसान इतना परेशान हो गए कि उनको बताइए उनके जमीनों के बदले उनसे जमीनों के बदले उनसे मोटी रकम वसूला जाने लगा। अब किसान बेचारे, आज से सालों साल पहले की कहानी है, उस समय किसान बेचारे पैसे लाएंगे कहाँ से, मोटी रकम में खाने के तो पैसे है नहीं घर पर, और देने के लिए कहाँ से मोटी रकम लाएंगे। इस स्थिति में किसान के पास क्रांति के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। मजदूरों की दयनीय स्थिति क्या थी जी, मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है, रूस में मजदूरों की दशा, रूस में कहां पर जी, रूस में मजदूरों की दशा बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि इन मजदूरों से अधिक समय तक कठोर काम तथा उसके बदले में बहुत कम मजदूरी देता था। क्या करता था, बहुत कठोर काम करता था और उसके बदले में मजदूरी कम देता था। उत्तम आवास और स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं था। मजदूर लोग अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे कि मजदूरों को पीटा मारा जाएगा। इन मजदूरों के सारे विद्रोह को दबा देता था। सोचिए इतना सारा समस्या था। बेकारी और बेरोजगारी की समस्या, बेकारी और बेरोजगारी की दोनों समस्याएं गंभीर रूप ले रहा था। कहां पर, रूस में। रूस के क्रांति में बेरोजगारी की भयंकर समस्या थी। लोगों के पास काम नहीं थे तो खाने के लिए पैसा कहां से आएंगे। उत्पन्न हो गई लाखों लाख की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे। चूंकि जीने को कोई साधन नहीं था, अतः लोग क्रांति पर उतर आए थे। यही सारा रीजन था कि रूस की क्रांति एक भयानक रूप ले लिया। रूस की क्रांति एक भर, अब गरीबों के पास, मजदूरों के पास, किसानों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेंगे तो वो बेचारे करेंगे क्या, मारपीट पे तुलेंगे और क्या करेंगे। इसके अलावा यही ना रीजन है। देखिए यहाँ पर बौद्धिक कारण क्या कर रहा है कि रूस में लोग धीरे धीरे बुद्धिजीवी होते जा रहे थे, जो अपने लेखों और रचनाओं के जरिए लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। ये एक अच्छा बात हुआ कि लोग धीरे धीरे बुद्धिजीवी होते जा रहे थे। उन्होंने लेख लिखे, किताब लिखे, बुक लिखे, ठीक है, समाचार पत्र वगैरह से ये सारी चीजों की इन्फ्लुएंस किया, लोगों तक सारे कहानी को पहुंचाया कि लोग पढ़ सके और लोग जागरूक हो सके, ताकि राजा के विरुद्ध में लड़ाई किया जा सके और समाज को डेवलप किया जा सके। जैसे लियो टॉल्स्टॉय ने युद्ध और शांति, वार एंड पीस नामक एक पुस्तक लिखी और मजदूरों में जोश भरने का कार्य किया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। लियो टॉल्स्टॉय ने युद्ध शांति के लिए कौन सा, वार एंड पीस नामक एक पुस्तक लिखी और मजदूरों में जोश भरने का क्या किया, कार्य किया। रूस की क्रांति के प्रभाव परिणाम को लिखे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि रूस की क्रांति के प्रभाव के बारे में लिखे कि रूस की क्रांति के क्या क्या प्रभाव थे और क्या क्या परिणाम मिले। लिखा है कि उत्तर, बोल्शेविक क्रांति ने पूरे रूस के क्षेत्र में विकास का परचम लहराने का कार्य किया। जब बोल्शेविक की क्रांति हुआ, कहां पर, बोल्शेविक की जब क्रांति हुआ तब पूरे क्षेत्र में, रूस के क्षेत्र में विकास का परचम लहराने का कार्य किया। इन्होंने जारशाही सत्ता को मिटाकर समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की। बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया। कहां पर, रूस की क्रांति में। उन्होंने क्या किया, जार के शासन को, जारशाही शासन की सत्ता से उठा के फेंक दिया और मिटा समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की तथा सत्ता का बागडोर किसानों और मजदूरों के हाथ में सौंप दिया। और सत्ता का जब स्थापना हुआ, गणतंत्र जब हो गया और सत्ता का बागडोर जब किसानों और मजदूरों के हाथ में सौंप दिया गया, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय से मजदूर और किसान लोग अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करने लगे। प्रमुख प्रभाव एवं परिणाम, क्या क्या प्रमुख प्रभाव हुआ, क्या क्या उसका परिणाम निकला, उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए क्या क्या प्रमुख प्रभाव हुआ। देखिए प्रमुख प्रभाव एवं परिणाम, रूस में स्वैच्छाचारी शासन का अंत हो गया, यानी कोई भी अपने मन से शासन नहीं चला सकता। जैसे जार साहब थे, तो जार साहब अपने मन से शासन चला रहे थे, जो मन में आ रहा था वही कर रहे थे, लेकिन वैसा नहीं चलेगा। रूस में स्वैच्छाचारी शासन का अंत, सदियों से चली आ रही रूस में स्वैच्छाचारी शासन का अंत कर दिया गया तथा जार और उसकी पत्नी जरीना की हत्या 1918 कर समाजवादी गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। ठीक है, किसका हत्या कर दिया, जार की और उसकी पत्नी जरीना की हत्या कर दिया गया। कब, 1918 में। और समय, ठीक है, लोग एकदम इतना त्राहिमाम हो चुके थे तो लोगों ने आंदोलन कर दिया, जार को और उसने पत्नी जरीना को मार दिया और 1918 में मारकर समाजवादी गणतंत्र की स्थापना कर दिया गया। और उस वहां पर इसके बाद लोगों का शासन आ गया। लियोनो के नेतृत्व में लिखा है कि लियोनो के नेतृत्व में उदारवादियों ने अपना सरकार बनाया और जार का सत्ता समाप्त हो गया। किसका सत्ता समाप्त हो गया, जार का। लियोनो का नेतृत्व आया तो लियोनो के नेतृत्व में उदारवादियों ने अपना सरकार बनाया और जार का सत्ता समाप्त हो गया। खत्म कहानी जार का। विश्व का दो खंभों में बट जाना, विश्व उसमें दो खंभों में। रूस की क्रांति ने पूरा विश्व को दो भागों में बांट दिया। क्या क्या भाग में, पूंजीवाद और साम्यवाद। ठीक है, पूंजीवाद मतलब पैसा वाला, साम्यवाद मतलब सामाजिक चीजें। इसके साथ साथ रूस भी दो भागों में बढ़ गया, पूर्वी रूस एवं पश्चिमी रूस। पूर्वी रूस और पश्चिमी रूस दो हिस्सों में क्या हो गया, पूर्वी और पश्चिमी रूस दो हिस्सों में बट गया।
चलिए देखिए यहाँ पर, अब आते हैं हम लोग रूस की पंचांग। रूस की पंचांग मतलब हमारे भारत में भी पंचांग होता है, उस तरह रूस की पंचांग भी। चलिए लिखा है कि रूस की पंचांग, रूसी पंचांग। तो रूसी पंचांग क्या कहता है, 1917 ईस्वी के रूस की क्रांति के समय रूस में 2 प्रकार के कैलेंडर थे। रूस में कितने प्रकार के, रूस में 2 प्रकार के कैलेंडर थे, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। एक था जूलियन कैलेंडर और दूसरा क्या था, ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर को समाप्त कर ग्रेगोरियन को मान्यता दिया गया, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया और ग्रेगोरियन को क्या दिया गया, ग्रेगोरियन को मान्यता दिया गया। मान्यता दिया गया, मान्यता हो गया, यहाँ पर गलत है, मान्यता दिया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे जाता, ज्यादा दिन का अंतर नहीं था, इसलिए इसी को क्या देगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता देगा। इसके बाद कह रहा है कि किसानों एवं मजदूरों की स्थिति में सुधार किया गया। रूस में जार का शासन समाप्त होते ही, रूस में किसका शासन समाप्त हो गया, रूस में जार का शासन समाप्त होते ही सत्ता का बागडोर मजदूरों एवं किसानों के हाथों में आ जाता है और लोग खुशी पूर्वक जीवन निर्वाह करने लगते हैं। जैसे ही किसानों मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि रूस में जार का शासन, यानी जो जार साहब थे, जारशाही का जो शासन था, उनका शासन समाप्त हो गया और सत्ता किसके हाथ में आ गया, मजदूरों के हाथ में और किसानों के हाथ में सत्ता का बागडोर आ गया और लोग खुशी पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे। उस समय से लोगों का जीवन में प्रोग्रेस होने लगा। संविधान की संरचना 1918 ईस्वी में लेनिन ने एक संविधान बनाया था जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया गया और इसने धर्मनिरपेक्ष की भी नीति अपनाई। तो संविधान की भी रचना किया गया और इस संविधान की रचना में लेनिन ने क्या किया, एक संविधान बनाया। लेनिन कहाँ के थे, रूस के ही थे। लेनिन ने क्या किया, एक संविधान बनाया 1918 ईस्वी में और उस संविधान में गरीबों को, मजदूरों को, पूंजीवादी को, जो जैसे थे, उच्च वर्ग नीचे वर्ग सभी लोगों को समानता दिया गया। धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई गई। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सभी धर्मों के लोग एक देश में रह सकते हैं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, सभी लोग जाकर एक ही जगह पर एक ही देश में रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्म के लोग एक साथ इकट्ठे एक साथ रहना, अपना जीवन यापन करना, उसे ही धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। यानी धर्म, कोई किसी धर्म के विरोध में नहीं जाएगा, सब कोई, ठीक है, जो जिस धर्म का है सभी धर्म मिलजुल कर एक ही जगह पर रहेगा, उसे कहते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद देखते हैं अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति देखने से पहले, अक्टूबर क्रांति को देखने से पहले आप लोग 2 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। अगर आप लोग को ये क्लास चलिए अक्टूबर की क्रांति देखने से 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास ज्यादा लंबा लगे थोड़ा फॉरवर्ड करके भगा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अक्टूबर की क्रांति। क्या हुआ था अक्टूबर क्रांति, रूस में अक्टूबर के महीना में एक घटना हुआ था, उसे कहते हैं हम लोग अक्टूबर क्रांति। कैसे कैसे क्या क्या घटना होता है उसको देखते हैं। जुलाई 1918 में जार और जरीना को गोली मारकर हत्या करने के बाद, यानी फरवरी क्रांति के बाद, रूस में लियोनो के नेतृत्व में सरकार बनी। कब, जुलाई 1918 ईस्वी को राजा साहब जार को, रानी साहिबा जरीना को मार दिया गया। तो मार दिया गया, हत्या करने के बाद फरवरी क्रांति के बाद रूस में क्या हुआ, लियोनो, ठीक है, लियोनो के नेतृत्व में सरकार बनी। लियोनो के नेतृत्व में, कौन से व्यक्ति के, लियोनो के नेतृत्व में एक सरकार बनी। लेकिन लियोनो भी शासन अच्छे से नहीं चला पा रहा था। लियोनो नाम के जो व्यक्ति थे, जो अभी सत्ता का बागडोर संभाले हुए थे, वो भी सत्ता अच्छे से नहीं चला पा रहे थे और जनता उससे भी नाराज हो गई, क्योंकि यह मेंशेविकों का नेता था। अतः लियोनो को हटाकर रूस में एक नया राजा बनाया गया जिसका नाम था केरेंस्की। अब लियोनो को भी हटा दिया गया और एक नया राजा का क्या किया गया, एक नया राजा को खोज के ला गया जिसका नाम था केरेंस्की। लेकिन लेनिन को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि जिसलिए क्रांति हुई उसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। देख, क्रांति जिसलिए हो गया था कि गरीबों को, दुखियों को, ठीक है, मजदूरों को, किसानों को एक परोपकार जीवन दिया जाए, एक अच्छा जीवन दिया जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा था। न तो किसानों की स्थिति में सुधार हुई, यहाँ पर सुधरी लिखा है, ना तो किसानों की स्थिति, सही तो है, ना तो किसानों की स्थिति सुधरी और ना ही मजदूरों की। अतः उसने कहा
अतः उसने कहा कि अभी एक क्रांति और होगा। अतः उसने क्या कहा कि एक क्रांति और होगा। अतः लेनिन ने अपने एक खास दोस्त टाटास्की और सभी किसान और मजदूरों के साथ मिलकर 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों के द्वारा पेट्रागाद के रेलवे स्टेशन, बैंक, टेलीफोन, डाकघर, सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, किसने? लेनिन। देखिए यहाँ पर लेनिन ने कितना बड़ा काम किया। लेनिन ने क्या किया, अपना एक दोस्त था उसका टाटास्की, उसके द्वारा बोल्शेविकों के द्वारा कहा पेट्रागाद के रेलवे स्टेशन में, बैंक में, टेलीफोन, डाकघर में, सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद और बोल्शेविकों दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो कि अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन का कहना था कि हमारे देश में गरीब, मजदूरों, किसानों, दुख दर्द इंसान जो भी है, समाज के व्यक्ति के लिए 3 मुख्य चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में जमीन मिलना चाहिए ताकि लोग अपना किसानी करके अपना जीवन यापन कर सके। समाज में शांति होना चाहिए और सब किसी का पेट भरा हुआ नहीं, रोटी भोजन सब किसी को मिलना चाहिए। भोजन सब किसी को मिलना चाहिए। इसमें केरेंस्की की सरकार भाग जाती है और सत्ता का बागडोर बेल्शेविकों को पास आ जाती है। ठीक है, केरेंस्की यहाँ से भाग जाता है और किसके हाथ में? बेल्शेविकों के पास आ जाती है, सत्ता आ जाता है, जिसके नेता लेनिन को बनाया था। और नेता किसको बनाया गया? लेनिन को नेता बनाया गया। इस क्रांति को बोल्शेविक नवंबर की क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहता है? इसे बोल्शेविक नेता क्रांति भी इसे कहा जाता है। आइए इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं हम लोग लेनिन कौन था। लेनिन के बारे में जानते हैं कि लेनिन कौन था। लेनिन बोल्शेविक दलों का सबसे बड़ा नेता था। लेनिन कौन था? एक बोल्शेविक एक दल था, एक पार्टी था, उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? लेनिन था। बचपन से ही लेनिन का झुकाव साम्यवाद की तरफ था, यानी समाज सुधारक के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था। साम्यवाद मतलब समाज सुधार की तरफ इनका बहुत बड़ा योगदान था। यह जारशाही के विरुद्ध थे, जिसका सबसे बड़ा कारण था इसके बड़े भाई की एक जार की हत्या के इल्जाम में गोली मारकर हत्या कर देना। क्या लिखा है? जिसका सबसे बड़ा कारण था इसके बड़े भाई की एक जार के हत्या के इल्जाम में क्या मार देंगे? गोली मारकर हत्या कर देना। 1905 के क्रांति में भी लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था। 1905 की क्रांति में लेनिन का क्या था? बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन खूनी रविवार की घटना के बाद यह भागकर स्विट्जरलैंड चले गए। बताइए, जब खूनी रविवार हुआ ना तब भागकर कहाँ चले गए थे? भागकर ये स्विट्जरलैंड चले गए थे और निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन पुनः 1917 में वो वापस लौटकर केरेंस्की की सरकार को हटाया और खुद गरीबों का मसीहा बन गया। पहले तो जब खूनी रविवार हुआ तो उस समय लेनिन साहब भाग गए थे, लेकिन फिर से वो कब आए? 1917 में फिर से वापस लौटे और 1917 में जब वापस लौटे यहाँ पर केरेंस्की सरकार को हटा के खुद गरीबों का मसीहा बन गया और टाटास्की को अपना युद्ध मंत्री बनाया और टाटास्की के नेतृत्व में लाल सेना का गठन किया। और इससे क्या हो गया? लेनिन साहब को वहां का सरकार और सत्ता संभालने का मौका मिल गया और खुद उस देश का एक महान नेता के रूप में भी उभर गए। ठीक, देखिए इसके बाद थोड़ा सा और है लेनिन के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण काम। लेनिन के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण काम किया? सबसे पहले लेनिन ने पूर्ण रूप से रूस में युद्ध बंद करवाया। युद्ध बंद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने सबसे पहले क्या किया? रूस में युद्ध बंद करवा दिया और प्रथम विश्व युद्ध से भी रूस की सभी सेना को वापस बुला लिया। प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी सारा सेना लड़ रहे थे उनको क्या कर लिया गया? वापस बुला लिया गया। इससे जर्मनी के साथ एक संधि किया जिसका नाम था ब्रेस्टलोस्क संधि। यह संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, जिसका गठन 1918 में लेनिन ने किया था, जिसका उद्देश्य शांति स्थापित करना और अर्थव्यवस्था सुधार, सेनाओं के राहत में सुधार था। तो लेनिन साहब क्या थे? लेनिन साहब क्या चाहते थे? इसने जर्मनी के साथ एक संधि किया। लेनिन साहब ने जर्मनी के साथ संधि किया। जर्मनी के साथ संधि में क्या क्या चीज मेन चीजें उभर कर सामने आया? संधि किया जिसका नाम था ब्रेस्टाली-टोस्क की संधि। यह संधि लिखा, यह संधि होगा। यह संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, जिसका गठन 1918 में लेनिन ने किया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि समाज में शांति स्थापित हो, अर्थव्यवस्था में यानी लोगों का इनकम सोर्स बढ़े, देश का भी इनकम सोर्स बढ़े, देश धनी हो, समाज धनी हो, और सेनाओं के राहत में सुधार और सेनाओं के जीवन यापन में भी सुधार किया गया। सेना के जीवन यापन में भी सुधार किया गया। इसके बाद देखिए
चलिए, लेनिन साहब ने और क्या किया, अमीरों से जमीन को छीनकर किसानों और गरीबों में बांट दिया, बहुत अच्छा काम था। उपद्रवियों को शांत करने के लिए एक सेना बनाया जिसका नाम था चेका। उपद्रवी जितने भी सारे मारपीट करने वाले जितने इंसान थे, जो कि एकदम मतलब डाकू गुंडा टाइप के थे, समाज को एकदम बर्बाद करके छोड़े थे, उनको उपद्रवी कहा जाता है। जो समाज के बिगड़े हुए लोग को उनको उपद्रवी कहते हैं। उनको शांत करने के लिए सेना बनाया जिनका नाम क्या था, चेका था। पूछा जाएगा कि चेका किसे कहते हैं, तो चेका क्या था, चेका एक सेना का संगठन था। लाल सेना का गठन किया और प्रतिक्रांति का दमन किया। नई आर्थिक नीति को बनाया, शिक्षा में सुधार किया और प्राथमिक शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया। क्या क्या, शिक्षा में सुधार किया गया और प्राथमिक शिक्षा को भी अनिवार्य किया गया। शिक्षा में सुधार तो बहुत ज्यादा, किसी भी समाज के लिए शिक्षा में सुधार बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्राथमिक शिक्षा को भी अनिवार्य किया गया ताकि लोग शुरू से ही पढ़ाई कर सके, बच्चे शुरू से ही पढ़ाई कर सके और एक अच्छा समाज का गठन हो सके। प्रशासनिक सुधार हुआ और जारशाही के लोगों को हटाया। समाज पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी, इन्हीं पुलिसिया विभाग को भी, शासन व्यवस्था में भी, शासन व्यवस्था में सुधार लाया गया और जारशाही लोगों को हटाया गया। जारशाही लोगों मतलब जो जार निकोलस राजा के समय के जो लोग थे उन लोगों को भी हटाया गया ताकि उन लोगों का बोलबाला ज्यादा ना चले और किसान गरीब मजदूरों को सहयोग मिले। 1918 में एक नया संविधान बनाया और यूएसएसआर का गठन किया। क्या किया, 1918 में एक नया संविधान बनाया और क्या किया, यूएसएसआर का गठन किया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उन्होंने क्या नाम दिया, नया संविधान का गठन किया। यूएसएसआर का क्या था नाम, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। फुल फॉर्म कभी रिपब्लिक्स, रिपब्लिक्स, कभी कभी यूएसएसआर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये वीवीआई है, ये पूछा भी जाता है, ये पूछा भी जाता है। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। देखिए अब नई आर्थिक नीति, अब क्या आया, नया आर्थिक नीति आया। नया आर्थिक नीति क्या कहता है कि नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। लेनिन के द्वारा 1981 में एक नीति अपनाया गया जिसे नई आर्थिक नीति से जाना जाता है। इसे नेप, ये नहीं, नेप का फुल फॉर्म नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या कहता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। किन नाम से भी जाना जाता है, लेनिन साम्यवादी व्यवस्था से परिवर्तन। लेनिन क्या थे, साम्यवादी व्यवस्था से परिवर्तन करके किसान और जनता के हित में सकारात्मक कार्य किए। क्या किया उन्होंने, साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करके, यानी समाज के बहुत सारे बुराइयों में परिवर्तन करके किसानों और जनता के हित में सकारात्मक कार्य किए गए। जैसे किसानों से अनाजों को लेने के बदले एक निश्चित कर लगा दिया गया कि किसान से ज्यादा अनाज नहीं लूट के उनसे इतना छोटा मात्रा में एक कर लगा दिया जाए ताकि किसान भी अच्छे ढंग से, ठीक है, ताकि किसान भी अच्छे ढंग से रह सके और किसानों का भी पेट बढ़े। जगह जगह पर बैंक खोल दिए गए। बैंक इसलिए खोला गया ताकि लोगों को पैसा लेन देन में सुविधा हो। 20 कर्मचारी से कम रहने पर भी व्यक्तिगत रूप से कल कारखाने चलेंगे। अगर कर्मचारी यदि कम मात्रा में भी रहे, कर्मचारी यदि किसी कंपनी यदि कारखाने में कम कर्मचारी भी रहे तो व्यक्तिगत रूप से कल कारखाने भी कम कर्मचारी रहने के बावजूद भी कल कारखाने को चलाया जाएगा। व्यापार संघ की सदस्यता को रद्द कर देगा। व्यापार संघ की सदस्य क्या कर देगा, रद्द कर दिएगा, ठीक है ना। व्यापार संघ की सदस्य को रद्द करने से व्यापारियों को प्रभाव थोड़ा सा घटा, ताकि व्यापार संघ से क्या होता है, मजदूर किसानों को जो खेत से जो अनाज वगैरह आते हैं उनका कीमत में, उनके कीमत में घटना एकदम स्वाभाविक है कि कीमत घटाया जाता है। क्यों, क्योंकि व्यापारी संघ जब तक रहेगा तब तक किसानों को अधिक दाम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन लोगों का बोलबाला अधिक रहेगा। इसलिए व्यापारी संघ के सदस्य को क्या कर देगा, रद्द कर दिया गया। जमीन राज्य का है लेकिन भूमि किसानों को दे दी जाए। जमीन सरकार का ही रहेगा लेकिन उस भूमि में अधिकार किसको दिया जाए, किसानों को दिया जाए, ताकि किसान उस जमीन में अनाज उगा के खा सके और देश को भी सहयोग कर सके। उद्योग का विकेंद्रीकरण किया गया। उद्योग क्या कहेगा, विकेंद्रीकरण, यानी उद्योग जो होते हैं, उद्योग जो हो रहा था उसका एक ऐसा केंद्रीकरण बनाया गया जिससे कि माल को आना जाना सुविधा हो सके, ठीक है, मजदूर अच्छे तरह काम कर सके और उद्योगों से आने वाले जो भी कर टैक्स वगैरह थे वो सरकार को अच्छी ढंग से मिल सके। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, ठीक है। विदेशी पूंजी को भी देश में लाया गया। विदेशी पूंजी को देश में इसलिए लाया गया कि देश को धनी बनाया जा सके। जब तक आपके पास बाहर से पैसा नहीं आएंगे तब तक आप लोग धनी नहीं बन सकते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू की गई। क्या किया गया,
व्यक्तिगत संपत्ति जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू की गई। अगर किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति है, अपना खुद का यदि संपत्ति है, व्यक्तिगत मतलब अपना खुद की यदि संपत्ति है, तो आप अपने जीवन का संपत्ति यदि जीवन बीमा यदि कराना चाहते हैं कि आप अगर कुछ हो भी गया, कोई घटना भी हो गया, तो आपको सरकार द्वारा क्या दिया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो राजकीय एजेंसी शुरू गई ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, लोगों को क्या मिल सके, लोगों को सुविधा मिल सके। इसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, कर रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति के पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी? जब क्रांति होने लगा, उस समय रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी? रूस के किसान किस हालत में थे? क्रांति के पहले रूस के किसानों की स्थिति दयनीय थी, बहुत अच्छा नहीं था, कि वो अपने खेतों में पुराने तकनीक से खेती किया करते थे। तकनीक पुराना था तो ऑब्वियसली है कि खेती अच्छे से नहीं होगा, जिससे फसल का पैदावार बहुत कम था, साथ ही शासक के द्वारा किसानों पर टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, ये था क्या, रूस की क्रांति से पहले रूस के किसानों की स्थिति था। इसके बाद देखिए अप्रैल थीसिस क्या है, अगर पूछे कि अप्रैल थीसिस क्या है तो उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस क्या है। इसका गठन 16 अप्रैल 1917 को लेनिन के द्वारा किया गया था। अप्रैल थीसिस का मतलब इसका गठन 16 अप्रैल 1917 को लेनिन के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य केरेंस्की की सरकार को गिराने के लिए। पहले से लेनिन के पहले भी एक सरकार चल रहा था जिनका नाम था केरेंस्की की सरकार था। केरेंस्की की सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए उन्होंने क्या किया, अप्रैल थीसिस का एक मतलब गठन किया गया। और लेनिन पेट्रोग्राद शहर पहचानता है और अपना जोरदार भाषण देकर जनता को आकर्षित कर। लेनिन का भाषण बहुत जोरदार था, उन्होंने अपने भाषण के प्रभाव, जैसे हमारे भारत में मोदी जी का भाषण बहुत ज्यादा प्रभावित है, लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ठीक उसी तरह लेनिन के भाषण से भी लोग क्या आकर्षित हो गया, और लेनिन ने लोगों को अपने भाषण से आकर्षित कर लिया और नारा दिया कि तुम्हें क्या चाहिए, भूमि, शांति, रोटी चाहिए या युद्ध और भूखमरी। तो लेनिन ने क्या कहा गरीबों से और किसानों से कि तुम्हें क्या चाहिए, भूमि चाहिए, शांति चाहिए, भोजन चाहिए कि युद्ध और भूखमरी चाहिए। ऑब्वियसली है कोई भी युद्ध और भूखमरी नहीं चाहेगा, इसलिए लेनिन का भाषण इतना आकर्षक था कि लोगों ने क्या कहा कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे शांति चाहिए और मुझे भूमि चाहिए, ना कि हम लोगों को युद्ध चाहिए। तो युद्ध समाप्त किया गया और युद्ध समाप्त करके शांति लाया गया। अच्छा, अगर पूछे कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध मतलब ऐसा लड़ाई जिसमें हथियार का प्रयोग ना हो, जिसमें हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन सिर्फ बातों से लड़ाई होता है। वैसे युद्ध जिसमें किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र प्रयोग नहीं किया जाता, केवल बातों बात होता है, जिसे शीत युद्ध कहते हैं, इसे वाक युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध रूस और अमेरिका के बीच में हुआ था और अभी भी रूस और अमेरिका के बीच ये लड़ाई होता ही है। ठीक, उसे कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध में कोई हथियार कोई काम नहीं करेगा, इसमें सिर्फ बातों से लड़ा जाएगा। इसके बाद देखिए अब अंतिम है, लिखा कि ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि क्या है? अगर पूछे कि ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि क्या है, तो यह संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, जिसका गठन 1918 में लेनिन ने किया था। किसके बीच में? जर्मनी और रूस के बीच में ये संधि हुआ था, और ये कब हुआ था? 1918 में, जिसका उद्देश्य शांति स्थापित करना था, अर्थव्यवस्था में सुधार करना था और सेनाओं के राहत में सुधार करना था। ठीक, इसके बाद लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त करे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से हुई, जो 1918 तक चला। इसमें रूस मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा था, जिसका मुख्य उद्देश्य तमाम जनता की रूसी सरकार के समर्थन करेगा, लेकिन जार निकोलस द्वितीय की आशा पर निराशा छा गई और जो सोचे थे उसके ठीक उल्टा हो गया और लोगों के भूखमरी और ज्यादा ये चालू हो गया और जार निकोलस के विरोध में लोग चिल्लाने लगे, बोलने लगे, उनको मारने पीटने के लिए भी दौड़ने लगे। चूंकि रूसी सेनाओं का कमान जार ने संभाला था और विश्व युद्ध में लगातार हार होने के कारण इस प्रतिष्ठा मिट्टी मिल गया। परिणाम ये हुआ कि उसका पूरा दरबार खाली हो गया और जिससे कि जार निकोलस का पूरा हालत खराब हो गया। तो आज हम लोग का क्लास 10th का द्वितीय चैप्टर साम्राज्यवाद और साम्यवाद यहीं तक समाप्त होता है। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो बच्चे अभी 10th में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। आप लोग के लिए एक विशेष सूचना है, यदि मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग राहुल सर के पास पढ़ने के लिए आइए। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर सब चीज थंबनेल में दिया हुआ है। जो बच्चे गरीबी के चलते जिनके पास पैसों की कमी है, उन बच्चों को मेरे तरफ से पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ऑफर है। आप लोग आइए, हमसे संपर्क कीजिए। आप लोगों को कम से कम खर्चे में आप लोग जितना दीजिएगा उतना ही खर्चा में आप लोग को हम पढ़ा, उतना ही पैसे में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
आप लोग आइए और पढ़िए और राहुल सर से पढ़कर एक अच्छे रिजल्ट का गारंटी लीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। फिर आप लोगों से हम बाद में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।